दोस्तों स्वागत है आपका किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऐप को इंस्टॉल करके आप यहाँ से जेट ICAR BHU की तैयारी ऑनलाइन कर सकते हैं। ऐप को आप यहाँ से लिंक पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ऐप को आप प्ले स्टोर में सर्च करना चाहते हैं तो आप जेट कोचिंग सर्च कीजिए। जेट कोचिंग सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर का ऐप दिखेगा। ऐप के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन के बटन पे क्लिक करना है। इंस्टॉलेशन के बटन पे जैसे आपने क्लिक करेंगे तो ऐप आपका यहाँ से इंस्टॉल होगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में आप यहाँ से जेट ICAR BHU का कोर्स ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। या स्टोर में आपको कंप्लीट कोर्सेज दिखेंगे। जो कोर्स आप लेना चाहते हैं वो कोर्स आप ले सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके आप पैसा भी कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सभी विद्यार्थी जो जेट ICAR और BHU से रिलेटेड हैं वह नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, उसे इंस्टॉल करें और संपूर्ण पाठ्य सामग्री को वहां से प्राप्त करें। तो देखिए, कल हम बात कर रहे थे संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में और संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन को हम दो भागों में बांट चुके थे। संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन जिसके दो पार्ट हमने कंप्लीट किए। एक तो हमने कहा संख्यात्मक गुणसूत्र किसे कहेंगे हम, कि सजीव प्राणी के गुणसूत्रों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। अर्थात अगर हम ये कहें कि जैसे मान लीजिए प्रत्येक जो सजीव प्राणी है उसमें क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है, और सजीव के अंतर्गत अगर मैं बात कर देता हूँ मानव की, ठीक है, तो मानव में क्रोमोसोम की संख्या 2n बराबर 46 है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम पादपों में बात करें, गेहूं में 2n बराबर जैसे हमने कहा 14 है। ठीक है, तो प्रत्येक जीव जाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। अगर इन जीवों के इन आधारभूत गुणसूत्रों में, जिन्हें हम प्रारंभिक गुणसूत्र, आरंभिक गुणसूत्र कह सकते हैं, आधारभूत गुणसूत्र कह सकते हैं, इन आधारभूत गुणसूत्रों में अगर कमी होती है या वृद्धि होती है तो इस प्रकार का परिवर्तन संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाता है। यह संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन दो प्रकार का हमने बताया। एक तो हमने कहा, एक तो होता है जिसे हमने कहा असगुणिता, जिसे हमने कहा एन्यूप्लॉइडी, ठीक है, और एक हमने कहा सुगुणिता, जिसे हमने कहा यूप्लॉइडी। ठीक है, तो असगुणिता और सुगुणिता। और हमने कहा असगुणिता किसे कहते हैं, कि जीवों के आधारभूत गुणसूत्रों में कमी या वृद्धि का होना असगुणिता कहलाता है। अब असगुणिता जो होता है यह कितने प्रकार का होता है, जैसे कि हमने बताया था कि ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हाइपोप्लॉइडी, जिसे कहते हैं अधोगुणिता, और एक है हाइपरप्लॉइडी, जिसे हम कहते हैं अधिगुणिता। हाइपोप्लॉइडी, अधोगुणिता, यानी जीवों के आधारभूत गुणसूत्रों में एक या गुणसूत्र के एक सेट की कमी का हो जाना हाइपोप्लॉइडी कहलाता है। और हाइपोप्लॉइडी को भी हमने दो भागों में विभाजित किया, जिसमें हमने एक कहा एक न्यून सूत्रता, और एक न्यून सूत्रता को कहते हैं हम क्या, मोनोसोमी, और मोनोसोमी को डिनोट करते हैं 2n-1। और इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि ये जीवों के आधारभूत गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति को मोनोसोमी, एक न्यून सूत्रता कहते हैं। और हमने कहा इसके अंतर्गत मानव में एक रोग होता है मादा में, जिसे हम कहते हैं टर्नर
सिंड्रोम, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, और इसमें क्रोमोसोम की संख्या होती है 44 + XO = 45। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। कुछ और अभी हमने कहा कि हाइपोप्लोइडी का दूसरा भाग होता है द्विन्यून सूत्रता, और द्विन्यून सूत्रता को हम कहते हैं न्यूलिसोमी, और इसको डिनोट किया जाता है 2n-2, यानी जीवों के आधारभूत गुणसूत्रों में गुणसूत्र के एक सेट की कमी हो जाना क्या कहलाता है? द्विन्यून सूत्रता कहलाता है। तो अधो का मतलब यहाँ पे मैंने कम बताया, अगर जीवों के आधारभूत गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र की कमी होती है तो उसे एक न्यून सूत्रता, और यदि जीवों के आधारभूत गुणसूत्र में गुणसूत्र के एक सेट की कमी हो जाती है तो उसे द्विन्यून सूत्रता कहते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं, दूसरा इसका टाइप्स है हाइपरप्लोइडी। असगुणिता का दूसरा भाग है हाइपरप्लोइडी। हाइपरप्लोइडी जिसे अधिगुणिता हम कहते हैं, अधि का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, अधिक हो जाना किसका? गुणसूत्रों में, जो जीवों के आधारभूत गुणसूत्र है उसमें गुणसूत्रों की संख्या का बढ़ जाना। तो हाइपरप्लोइडी के अंदर हम चर्चा करते हैं, हाइपरप्लोइडी दो प्रकार का होता है। एक तो हमने कहा एकाधी सूत्रता, एकाधी सूत्रता, और एकाधी सूत्रता को हम कहते हैं 2n+1। एकाधी सूत्रता का तात्पर्य है कि जीवों के आधारभूत गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि का हो जाना एकाधी सूत्रता, या हमने कहा ट्राइसोमी कहलाता है, ट्राइसोमी कहलाता है। और ट्राइसोमी को डिनोट किया जाता है 2n+1 के द्वारा। तो एकाधी सूत्रता के द्वारा जो रोग होते हैं वो आप सभी को पता है, जैसे मैंने अपने पहली वीडियो में बताया, पटाऊ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, और हमने कहा डाउन सिंड्रोम, ठीक है। इन तीनों ही एलिंग गुणसूत्रीय रोगों में एकाधी सूत्रता होती है। लेकिन एकाधी सूत्रता का मतलब होता है कि आधारभूत गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि का होना। लेकिन ये ट्राइसोमी कौन से गुणसूत्र में होती है? तो यहाँ से प्रश्न जैसे पुटअप हमने कंप्लीट किया था कि पटाऊ सिंड्रोम में कौन से गुणसूत्र में? 13वें गुणसूत्र में। एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें गुणसूत्र में, और डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्रों में ट्राइसोमी होती है। और इसके कारण 13वें गुणसूत्र में, 18वें गुणसूत्र में और 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी होने के कारण यह रोग उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार इसका जो दूसरा टाइप है एकाधी सूत्रता, जिसे हम कहते हैं द्विअधि सूत्रता, और द्विअधि सूत्रता को हम कहते हैं टेट्रासोमी, और टेट्रासोमी को डिनोट किया जाता है 2n+2 के द्वारा। यदि जीवों के आधारभूत गुणसूत्र में गुणसूत्र के सेट की वृद्धि हो जाती है तो उसे टेट्रासोमी द्विअधि सूत्रता कहते हैं। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे हमने पहले वीडियो में बताया था, इसके बारे में मैंने पूरा कंप्लीट किया है। तो असगुणिता एन्यूप्लोइडी को हमने कंप्लीट किया कि ये कितने प्रकार का होता है, और इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं सुगुणिता के बारे में। तो देखिए सुगुणिता कितने प्रकार की होती है, सुगुणिता है क्या। चलिए, तो दूसरा अपना जो भाग चल रहा है वो है अपना सुगुणिता के बारे में, ठीक है। सुगुणिता क्या है? देखिए, सुगुणिता का अगर हम बात करते हैं, सुगुणिता यहाँ पे हम जैसे पहले कंप्लीट कर चुके हैं असगुणिता के बारे में, और अब हम बात करें सुगुणिता के बारे में। सुगुणिता क्या है? गुणिता का मतलब है किसी भी जीव के आधारभूत गुणसूत्रों का गुणज में पाया जाना। तो सुगुणिता की डेफिनेशन क्या होगी कि जीवों के आधारभूत गुणसूत्रों को मोनोप्लोइडी कहते हैं, एक गुणिता कहते हैं। पहले तो ये देखिए आप कि जीवों के आधारभूत गुणसूत्रों को एक गुणिता मोनोप्लोइडी कहते हैं, ठीक है। तो जीवों के आधारभूत गुणसूत्रों को एक गुणिता मोनोप्लोइडी कहा जाता है। लेकिन यह डेफिनेशन तो ये नहीं है। तो क्या होगा? सुगुणिता किसे कहेंगे कि यदि जीवों के आधारभूत गुणसूत्र जो एक गुणिता है
उससे अगर ज़्यादा समुच्चय में गुणसूत्र पाए जाते हैं तो उसे सुगुणिता कहते हैं। इसको मैं कैसे कह सकता हूँ, जैसे हम बात कर सकते हैं कि हम फिर इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जब मानव है, ठीक है, और मानव में क्रोमोसोम की संख्या 2n बराबर 46 है, ठीक है। तो मानव में ये आधारभूत गुणसूत्र क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे एक गुणिता। क्या कहलाएंगे, एक गुणिता कहलाएंगे। जैसे हम बात करते हैं गेहूं है, और गेहूं में 2n बराबर क्रोमोसोम संख्या होती है 14, तो ये जो 14 गुणसूत्र है, ठीक है, ये गुणसूत्र क्या कहलाएंगे, गेहूं के पादप में एक गुणिता मोनोप्लॉइडी कहलाएंगे। लेकिन ये जो आधारभूत गुणसूत्र है, अगर इससे ज़्यादा गुणसूत्रों के समुच्चय पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, सुगुणिता कहेंगे। जैसे हमने बात की गेहूं के बारे में, तो गेहूं के अंदर मैं इसकी डेफिनेशन को ये भी कंप्लीट कर सकता हूं, एक बार देखिएगा आप। हम ये कहें कि अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय को, अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय को जीनोम या सजीन कहते हैं। क्या कहेंगे, जीनोम या सजीन कहेंगे। और इन अगुणित गुणसूत्रों का गुणज में पाया जाना ही सुगुणिता कहलाता है। तो हम क्या कहेंगे, जीनोम आ गया। जीनोम किसे कहेंगे कि ये तो अपने गेहूं की बात करते हैं, गेहूं में 2n बराबर कितने हैं, 14 है, तो ये तो आधारभूत गुणसूत्र है। लेकिन अगर हम इसके जीनोम की बात करते हैं, अगुणित गुणसूत्रों की बात करते हैं, तो वो होंगे क्या, n बराबर 7। आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि गेहूं के अंदर आधारभूत गुणसूत्र 14 है, ठीक है। तो इसका हैप्लॉइड या अगुणित गुणसूत्र क्या होंगे, n बराबर 7। तो अगुणित गुणसूत्रों का के समुच्चय को क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। और अगुणित गुणसूत्रों का गुणज में पाया जाना सुगुणिता कहलाता है। तो यहाँ पर अगुणित गुणसूत्र क्या है, 7 है। तो हम ये कह सकते हैं अगुणित गुणसूत्रों का गुणज में पाया जाना यूप्लॉइडी सुगुणिता कहलाता है। क्या कहलाता है, सुगुणिता कहलाता है, ठीक है। हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, क्या कहलाएगा, सुगुणिता कहलाएगा। अगुणित गुणसूत्रों का गुणज में पाया जाना सुगुणिता कहलाता है। तो अगुणित गुणसूत्र क्या है, अगुणित गुणसूत्र गेहूं में 2n बराबर 14, n बराबर 7, तो ये इसके अगुणित गुणसूत्र है। और इसका गुणज में पाया जाना, जैसे हमने कहा 2n बराबर 14, 3n बराबर 21, क्योंकि इसमें n क्या है, n अगुणित गुणसूत्र है, तो हम कह सकते हैं कि 3 × 7, n क्या है 7, तो ये क्या हो गया 21। इसी प्रकार हम बात करते हैं 4n बराबर 28, 5n 6n, ठीक है। तो हम इससे कंप्लीट कर सकते हैं 35। हेक्साप्लॉइडी गेहूं होगा तो 6n बराबर 42, ठीक है। तो अगुणित गुणसूत्रों का गुणज में पाया जाना क्या कहलाएगा, सुगुणिता कहलाएगा। अब यहाँ पर यह बात आती है कि जीवों के आधारभूत गुणसूत्रों को एक गुणिता कहते हैं। आधारभूत गुणसूत्र जैसे 14 हो गए, और इस आधारभूत एक जो गुणिता गुणसूत्र है उनका एक से अधिक समुच्चय में पाया जाना वो क्या कहलाएगा, सुगुणिता कहलाएगा। हम कह सकते हैं कि अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय को जीनोम या सजीन कहते हैं, और अगुणित गुणसूत्र जो 2n है उसका हैप्लॉइड क्रोमोसोम कहलाएगा। जैसे गेहूं में 2n बराबर 14 है, n बराबर 7 है, अर्थात ये जो अगुणित गुणसूत्र है उसका गुणज में पाया जाना यूप्लॉइडी या सुगुणिता कहलाता है। तो इसके बाद हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि सुगुणिता कितने प्रकार का होता है। तो देखिए सुगुणिता के प्रकार, सुगुणिता के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूप्लॉइडी। तो सुगुणिता दो प्रकार की होती है। सुगुणिता को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है स्व
बहुगुणिता, स्वबहुगुणिता, और स्वबहुगुणिता को हम कहते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी, ऑटो पॉलीप्लॉइडी। और दूसरा इसका टाइप है पर बहुगुणिता, एलो पॉलीप्लॉइडी। तो सुगुणिता के प्रकार टाइप्स ऑफ यूप्लॉइडी, स्वबहुगुणिता, परबहुगुणिता, ऑटोप्लॉइडी और एलोप्लॉइडी। अब सबसे पहले बात है स्वबहुगुणिता के बारे में। स्वबहुगुणिता मतलब हम बात कर पाते हैं कि स्वबहुगुणिता किसे कहेंगे। स्वबहुगुणिता का तात्पर्य है कि जीवों के आधारभूत गुणसूत्रों में गुणज का पाया जाना। लेकिन ये एक ही जाति की हम बात कर सकते हैं कि पादप जाति के अंतर्गत गुणसूत्रों को समुच्चय में बढ़ा रहे हैं। जैसे हम बात कर पाते हैं कि जैसे मैं बताया कि 2n बराबर जो क्रोमोजोम संख्या होती है निश्चित होती है। गेहूं के अंदर हमने बताया 2n बराबर 14 बताया, और हमने क्रोमोजोम संख्या हैप्लॉइड क्रोमोजोम बताया इसमें 7। ठीक है, तो जो गेहूं के पादप में ये जो अगुणित गुणसूत्र है इसका गुणज में पाया जाना, गुणज कर सकते हैं। तो हमने कहा कि यह त्रिगुणित भी हो सकता है, त्रिगुणित, ट्रिप्लॉइड, 3n, चतुर्गुणित, टेट्राप्लॉइड, 4n। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड। ठीक है, तो यह पंचगुणित और षटगुणित, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, इस प्रकार से हम इसकी गुणज को बढ़ा सकते हैं। लेकिन स्वबहुगुणिता में ये कैसे उत्पन्न होगा? स्वबहुगुणिता को उत्पन्न करने के लिए हम एक रसायन का उपयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं कॉल्चिसीन रसायन। कॉल्चिसीन ये एक रसायन है और इस रसायन के द्वारा स्वबहुगुणिता को उत्पन्न किया जाता है। अब यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन निकलता है कि कॉल्चिसीन रसायन किस पादप से प्राप्त किया जाता है। कॉल्चिसीन जो रसायन है वह कॉल्चिकम आटमनेल पादप से प्राप्त किया जाता है। तो प्रश्न पूछा गया है कि बहुगुणिता को उत्पन्न करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? कॉल्चिसीन रसायन। नेक्स्ट, ये कॉल्चिसीन रसायन किस पादप से प्राप्त किया जाता है? कॉल्चिकम आटमनेल। और इस कॉल्चिकम आटमनेल पादप की फैमिली क्या है, इसका कुल क्या है? तो यह आता है एलियेसी कुल के अंतर्गत। तो किया क्या जाता है कि इस कॉल्चिसीन रसायन के द्वारा जो गुणसूत्र है उस गुणसूत्रों के अंतर्गत संख्या में वृद्धि करवाई जाती है। तो ये करता क्या है कॉल्चिसीन रसायन? जैसे अगर हम बात करते हैं माइटोसिस डिवीजन की, समसूत्री विभाजन की, तो समसूत्री विभाजन के अंतर्गत अवस्थाएं कौन कौन सी होती है आप सभी को पता है। एक तो होती है, हम पहले किसी भी कोशिका में विभाजन से पहले इंटरफेज होता है, अंतरावस्था होती है, अंतरावस्था, और अंतरावस्था के बाद में होती है एम प्रावस्था। ठीक है, एम प्रावस्था को, सूत्री प्रावस्था को हम 4 भागों में डिवाइडेड करते हैं, और वो कौन कौन सी है? हम बात करते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। हमने बात कही, जैसे हम बात कर सकते हैं पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। इन 4 भागों में इसको डिवाइडेड कर सकते हैं। तो प्रत्येक कोशिका में जब भी विभाजन होता है उस विभाजन से पहले कोशिका विभाजन की तैयारी करती है। इस कोशिका विभाजन की मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ इस बारे में। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर पा रहे हैं, ये जो कंप्लीट है मैं आपको ऊपर यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ, देखिए एक बार। तो हमने कहा सबसे पहले कोशिका इंटरफेज के बारे में। प्रत्येक कोशिका
तो कोल्चिशीन रसायन के द्वारा जो कोल्चिकम ऑटोमनेल पादप से प्राप्त किया जाता है इसका कुल है एलियसी, और इस कोल्चिशीन रसायन के द्वारा गुणसूत्रों की संख्या की वृद्धि करवाई जाती है। कैसे वृद्धि करवाई जाती है? जो मैंने आपको बताया कि कोशिका विभाजन की तैयारी करती है, जिसे हम कहते हैं इंटरफेज, अंतरावस्था। और अंतरावस्था भी आप जानते हैं, अंतरावस्था को G1, S और G2 में से डिवाइडेड किया गया है। और उसके बाद में आता है एम प्रावस्था। एम प्रावस्था को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे हमने बात की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसकी 4 अवस्था है। तो जब कोशिका, मान लीजिए हम एक गेहूं का पादप ले रहे हैं, गेहूं की एक कोशिका ले रहे हैं जिसमें क्रोमोसोम संख्या 2n बराबर 14 है। तो इस गेहूं के पादप में जब इसमें मान लीजिए हमें माइटोसिस डिवीजन करना है तो कोशिका विभाजन से पहले तैयारी करेगी। तो इस कोशिका में 2n बराबर 14 क्रोमोसोम है। लेकिन जब ये विभाजन की क्रिया होती है तो विभाजन की क्रिया के अंतर्गत इंटरफेज में कोशिका विभाजन की तैयारी करती है। जब प्रोफेज अवस्था आती है तो प्रोफेज अवस्था के अंदर आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो तारकाय है, जो सेंट्रोसोम है, वह सेंट्रियोल में 2 तारक केंद्रों में टूट जाता है, 2 तारक केंद्रों में टूट जाता है। जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियोलस है, केंद्रक और केंद्रिका लुप्त हो जाती है, उन केंद्रकला लुप्त हो जाती है। और जो सेंट्रोसोम है वह सेंट्रियोल में 2 तारक केंद्रों में विभाजित हो जाता है और ध्रुवों की ओर व्यवस्थित हो जाता है। इस समय दोनों तारक केंद्रों के द्वारा स्पिंडल फाइबर या हम बात कर सकते हैं तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है। ये जो तर्कु तंतु होते हैं वह क्रोमोसोम को, गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। इस समय प्रोफेज अवस्था में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो केंद्र कला है वो लुप्त हो जाती है, केंद्रिका लुप्त हो जाती है। और मेटाफेज अवस्था के अंदर इन तारक केंद्रों के द्वारा तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है। इस समय मेटाफेज अवस्था में जो समजात जो गुणसूत्र हैं वो गुणसूत्र कहाँ पर, मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। और इस रेखा को क्या बोला जाता है? इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं, जिसे हम मेटा प्लेट कहते हैं। और इसी अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है, गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो गुणसूत्र जो मध्य रेखा पर व्यवस्थित है, इन गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर, क्योंकि यहाँ पर गुणसूत्रों की, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2n बराबर 14 है तो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है मेटाफेज अवस्था में यहाँ डबल हो जाती है और उनकी संख्या अब यहाँ पर क्या हो जाती है? 4n बराबर कितनी हो गई? 28 हो जाती है। कितनी है? 28 है, क्योंकि गुणसूत्रों का डुप्लीकेशन हो जाता है किस अवस्था में? एस प्रावस्था में। एस प्रावस्था में जो क्रोमोसोम है उनका डुप्लीकेशन हो जाता है और गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है। लेकिन गुणसूत्रों का जो पृथक्करण है वह कहाँ होता है? एनाफेज अवस्था में होता है। मेटाफेज अवस्था में क्रोमोसोम मध्य रेखा पर व्यवस्थित होते हैं और एनाफेज अवस्था के अंदर, अब यहाँ पर एनाफेज जो अवस्था है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 4n बराबर अभी 28 है। और यहाँ पर एनाफेज अवस्था में जो तारक केंद्र है उनके जो तारक, यहाँ से जो तर्कु तंतु है, तर्कु तंतु स्पिंडल फाइबर, वह इन 28 क्रोमोसोम में जो 14 क्रोमोसोम है उसे इधर की ओर, दोनों ध्रुवों की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो तर्कु तंतुओं का काम क्या है? तर्कु तंतुओं का काम यह है कि जो इक्वेटोरियल प्लेट है या मेटा प्लेट पर जो क्रोमोसोम है उन्हें ध्रुवों की ओर ले जाने का कार्य होता है। अगर ये तर्कु तंतु नहीं होंगे, ये तर्कु तंतु नहीं होंगे तो गुणसूत्र मध्य रेखा से ध्रुवों की ओर नहीं जा पाएंगे और
आपको पता है कि एनाफेज अवस्था में जब गुणसूत्र ध्रुवों की ओर चले जाते हैं तो टीलोफेज अवस्था में पुनः दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, जिनमें पुनः गुणसूत्र 2n बराबर 14 और इधर भी 2n बराबर 14 क्रोमोसोम साइटोकाइनेसिस के बाद में हो जाएंगे। लेकिन अगर यह तर्कुतंतु नहीं होंगे तो जो गुणसूत्र हैं वह ध्रुवों की ओर नहीं जा पाएंगे, और गुणसूत्र जब ध्रुवों की ओर नहीं जा पाएंगे तो गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाएगी, द्विगुनी और ज़्यादा। जितने भी आधारभूत गुणसूत्र हैं उनसे ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र ध्रुवों की ओर जाते तो उसे रोकने का कार्य कौन करता है? उसे रोकने का कार्य करता है कॉल्चिसिन रसायन। और ये कॉल्चिसिन रसायन क्या करता है? एनाफेज अवस्था में तारक केंद्रों के द्वारा बनने वाले तर्कुतंतुओं का निर्माण नहीं होने देता। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर सकता हूँ, आप इसको अच्छी तरह से फिल कीजिएगा। मैं इसका सार लिख रहा हूँ कि एनाफेज जो अवस्था है, एनाफेज या जिसे हम क्या कहते हैं, पश्चावस्था कहते हैं, इस पश्चावस्था में कॉल्चिसिन रसायन स्पिंडल फाइबर तर्कुतंतुओं का निर्माण नहीं होने देता, क्योंकि ये कॉल्चिसिन रसायन क्या करेगा? तर्कुतंतुओं का निर्माण करने वाली प्रोटीन से बॉन्डिंग बना लेता है, और उससे बंध बना लेने के कारण ये तर्कुतंतु निर्मित नहीं होते। तो इस इंटरफेज अवस्था में हम बात करते हैं सिंथेसिस अवस्था के अंतर्गत जो गुणसूत्रों का द्विगुणन हुआ है, जो डुप्लीकेशन हुआ है, जो रिप्लिकेशन हुआ है, वो यहाँ पर डुप्लीकेशन तो होता है, लेकिन एनाफेज अवस्था में उस जो गुणसूत्र जो डुप्लीकेशन करते हैं उसका नॉन डिस्ट्रक्शन ना होने के कारण गुणसूत्र की संख्या उससे अधिक हो जाती है। अगर क्रोमोसोम 2n बराबर 14 है तो इस अवस्था में यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या हमने कहा 4n बराबर 28 होगी, और इसका जो पृथक्करण है वह एनाफेज अवस्था में होगा। लेकिन कॉल्चिसिन रसायन के कारण यहाँ पर तर्कुतंतुओं का निर्माण नहीं होगा, जिससे क्रोमोसोम की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 4n बराबर 28 रह जाएगी और गुणसूत्रों का गुणज हो जाएगा। तो कॉल्चिसिन जो रसायन है वो एनाफेज पश्चावस्था के अंतर्गत क्या करता है? तर्कुतंतुओं का निर्माण नहीं होने देता है। अब यहाँ पर हमने कहा तर्कुतंतुओं का निर्माण नहीं होने देता, क्योंकि यह उस ट्रबुलिन जो तर्कुतंतुओं का निर्माण करने वाली प्रोटीन से जुड़ जाता है, और यह कार्य होने के कारण ही क्या उत्पन्न होती है? जो पॉलीप्लॉइडी है, बहुगुणिता है, वह उत्पन्न होती है। तो ये हमने बात की किसके बारे में? बहुगुणिता के बारे में, स्वबहुगुणिता के बारे में। यहाँ पूछने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं आप थोड़ा सा इसमें कंप्लीट कीजिएगा। पूछने वाले क्वेश्चन है कि बहुगुणिता को उत्पन्न करने वाला मुख्य पादप कौन सा रसायन है? कॉल्चिसिन रसायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कॉल्चिसिन रसायन किस पादप से प्राप्त किया जाता है? कॉल्चिकम ऑटमनेल पादप से प्राप्त किया जाता है। और पूछा जाता है कि ये जो कॉल्चिसिन रसायन का जो पादप है वो किस कुल से आता है? वह एलियेसी कुल से आता है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कॉल्चिसिन रसायन क्या करता है? यह किसमें? तर्कुतंतुओं का निर्माण नहीं होने देता। किस अवस्था में नहीं होने देता? एनाफेज अवस्था में तर्कुतंतुओं का निर्माण नहीं होने देता। जब हम क्वेश्चन के टाइप से एक बार वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि कैसे यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो यह हमने कहा स्वबहुगुणिता के बारे में। चलिए अब इसके बाद हम अपना अगला जो टॉपिक इसमें से हम कंप्लीट करेंगे, और वो अपना इसका अगला पार्ट दूसरा भाग है स्वबहुगुणिता हो गया। और स्वबहुगुणिता के बाद में अब हम बात करेंगे परबहुगुणिता के बारे में। परबहुगुणिता के बारे में। परबहुगुणिता किसे कहेंगे? परबहुगुणिता से कहते हैं हम एलो पॉलीप्लॉइडी। परबहुगुणिता, पर का मतलब होता है दो भिन्न भिन्न जातियों के मध्य में क्रॉस करवाने की क्रिया, और उससे
गुणसूत्रों की संख्या में जो गुणज होता है उसे हम क्या करते हैं, पर बहुगुणिता। अगर दो भिन्न जातियों के गुणसूत्रों में गुणज की क्रियाएं पाई जाए तो उसे क्या कहेंगे, पर बहुगुणिता कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसमें, भिन्न भिन्न जातियों के मध्य संकरण करवाकर आधारभूत गुणसूत्र की संख्या में गुणज करना क्या कहलाता है, पर बहुगुणिता एलोप्लॉइडी कहलाता है। तो यहाँ पे कहा भिन्न भिन्न जातियों के बीच, भिन्न भिन्न जातियों के अंदर हम बात करते हैं। जैसे एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है जीडी कार्पी-चेको। क्या नाम है, जीडी कार्पी-चेको। जीडी कार्पी-चेको ने सबसे पहले पर बहुगुणिता हम बात करते हैं, इसमें संकरण करवाया किस किस के बीच में। हमने बात की मूली, और मूली का क्रॉस करवाया किसके साथ में, गोभी के साथ। तो मूली का हम बात करते हैं, मूली रेफेनस स्टाइवम, और गोभी ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका ओलेरेसिया। तो ब्रेसिका ओलेरेसिया जिसमें हम बात करते हैं 2n बराबर 18, और गोभी में क्रोमोसोम संख्या 2n बराबर 18। तो इनमें सबसे पहले भिन्न भिन्न जाति, एक मूली की और एक गोभी की भिन्न भिन्न जातियां हैं, और इन भिन्न भिन्न जातियों के क्रोमोसोम के अंदर क्या करवाया, क्रॉस करवाया, और क्रॉस करवाकर एक नई वेराइटी प्राप्त की जिसे कहते हैं रेफेनो ब्रेसिका। और रेफेनो ब्रेसिका में जो क्रोमोसोम संख्या है वो है 2n बराबर 36, क्योंकि इसमें रेफेनो ब्रेसिका में भिन्न भिन्न जातियों के मध्य में इसको क्रॉस करवाया गया, और कॉल्चिसिन रसायन की उपस्थिति में उसका द्विगुणन करवाया गया, और एक नई वेराइटी प्राप्त की गई रेफेनो ब्रेसिका। तो हमने क्या कहा, भिन्न भिन्न जातियों के मध्य संकरण करवाकर आधारभूत गुणसूत्रों की संख्या का गुणज करवाना क्या कहलाता है, पर बहुगुणिता कहलाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा कि एक तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है रेफेनो ब्रेसिका संकरण है, किसका संकरण है, तो आपको पता है कि किसका संकरण है, ऑप्शन में दिया जाएगा किस किसका। हम बात करते हैं रेफेन स्टाइवस, और किसके साथ में क्रॉस किया गया इसका, ब्रेसिका ओलेरेसिया। यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, ब्रेसिका ओलेरेसिया। तो ऐसा क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। ये किस प्रकार का संकरण है, ये किस प्रकार संकरण है, पर बहुगुणिता, या हम कह सकते हैं एलो पॉलीप्लॉइडी। तो ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल और मैं बताता हूँ। ये बात किसने बताई, जीडी कार्पी-चेको ने बताई, ठीक है। अब इसी का हम एक दूसरा एग्जाम्पल जो बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, आपको सभी को पता है, इसी प्रकार पर बहुगुणिता का एक एग्जाम्पल है गेहूं और राई के बीच। गेहूं और राई के बीच एलोपॉलीप्लॉइडी या पर बहुगुणिता के द्वारा एक नई किस्म बनाएगी जिसे हम बोलते हैं टिट्रिकेल। तो एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि टिट्रिकेल किसका संकरण है। तो टिट्रिकेल किसका संकरण है, आप आंसर दे सकते हैं गेहूं और राई का। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक निकलता है, मानव के द्वारा निर्मित प्रथम पर बहुगुणित किस्म कौन सी है।
तो ये क्वेश्चन ये निकल गया कि मानव के द्वारा निर्मित प्रथम परभूगुणित किस्म कौन सी है टिटिकल। एक क्वेश्चन यहाँ से निकलता है टिटिकल किसका संकरण है, गेहूं और राई का। एक क्वेश्चन निकलता है टिटिकल किस प्रकार का संकरण है, परभूगुणित इस प्रकार। तो यह हमने बात की संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में। तो देखिए संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बाद हम दूसरा इसका जो पार्ट है वो हम बात करते हैं संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में। संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम म्यूटेशन। संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, नाम से पता चल रहा है कि यदि गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होता है, गुणसूत्रों की संरचना में होने वाले परिवर्तन को संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहेंगे हम, गुणसूत्रों की संरचना में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे, संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। और संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन निम्न 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, इसके हम प्रकार की बात करते हैं। कितने प्रकार हैं, तो प्रकार में सबसे पहले हम बात करते हैं जिसे हम कहते हैं विलोपन, जिसे अल्पता भी कहा जाता है। अल्पता, डिलेशन किसे कहेंगे। अल्पता का मतलब होता है कि विलोप हो जाना, अल्प गायब हो जाना, कि जीवों का कोई भी आधारभूत गुणसूत्र है, अगर उसके न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन क्षारक्रम में अगर कोई सा भी डीएनए खंड अगर लुप्त तो हो जाता है तो वो विलोपन कहलाएगा। इसकी परिभाषा क्या कहेंगे हम, इसके टाइप कौन कौन से हैं विलोपन। एक है द्विगुणन जिसे हम कहते हैं डुप्लीकेशन। एक है हमने कहा स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन। एक हमने बात की प्रतिलोमन, इन्वर्जन। ये 4 प्रकार के टाइप हमने बात की। अब हम बात करते हैं सबसे पहले विलोपन के बारे में। विलोपन किसे कहेंगे, द्विगुणन किसे कहेंगे, स्थानांतरण किसे कहेंगे और प्रतिलोमन किसे कहेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए आगे। तो पहला हम बात कर रहे हैं विलोपन के बारे में। विलोपन किसे कहेंगे, विलोपन का मतलब है जीवों के गुणसूत्र में किसी खंड गुणसूत्र खंड का लोप या गायब हो जाना क्या कहलाता है, विलोपन कहलाता है। विलोपन में हम बात कर सकते हैं, जैसे हमने कहा, हमें एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अपने पास में ये है ABCDEFGH और ये हमारे पास में एक गुणसूत्र खंड है, एक गुणसूत्र है। और गुणसूत्र में अगर मान लीजिए किसी खंड का लोप हो गया, मान लीजिए इस खंड का क्या हो गया, लोप, तो ऐसी स्थिति में गुणसूत्र क्या होगा, ADEFGH। और गुणसूत्र कौन सा खंड विलोपित हो गया, विलोपित खंड कौन सा है, वो है BC। इसका क्या हो गया, लोप हो गया। तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, विलोपन कहेंगे। तो विलोपन के द्वारा अगर मैं बात करूँ, एक रोग होता है विलोपन क्रिया के द्वारा जिसे हम बोलते हैं केट क्राई सिंड्रोम। पूछा जाए आपसे कि केट क्राई सिंड्रोम किस कारण होता है, ये होता है विलोपन के कारण।
तो इस रोग में क्या होता है, कैट क्राई सिंड्रोम, कैट यानी बिल्ली, क्राई यानी चिल्लाना, सिंड्रोम यानी रोग, यानी बिल्ली की तरह आवाज़ निकालना। तो कैट क्राई सिंड्रोम में क्या होता है कि मानव में पांचवें गुणसूत्र में गुणसूत्र खंड का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। कैट क्राई सिंड्रोम में क्या होगा, मानव में पांचवें गुणसूत्र में गुणसूत्र खंड का लोप हो जाता है, जिससे कौन सा रोग हो जाता है, कैट क्राई सिंड्रोम रोग हो जाता है। और यह रोग होने पर ऐसा शिशु रोने पर बिल्ली की तरह आवाज़ निकालता है, म्याऊं म्याऊं की तरह आवाज़ निकालता है। तो इस सिंड्रोम को क्या कहेंगे, कैट क्राई सिंड्रोम कहेंगे। तो विलोपन ये पहला इसका टाइप हो गया। दूसरा हमने कहा इसका पार्ट कंप्लीट किया, जिसे हमने कहा द्विगुणन, डुप्लीकेशन। द्विगुणन किसे कहेंगे, द्विगुणन का मतलब है कि किसी गुणसूत्र खंड में किसी गुणसूत्र खंड की पुनरावृत्ति का होना, गुणसूत्र खंड की पुनरावृत्ति का पाया जाना। किसी भी गुणसूत्र खंड की पुनरावृत्ति हो तो उसे क्या कहेंगे, द्विगुणन कहेंगे। जैसे मेरे पास हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारे पास एक है ABCDCDEFGH। तो ये हमारे पास में क्रोमोसोम है, जिसमें इस CD मतलब इस गुणसूत्र खंड की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये स्थिति क्या कहलाएगी, द्विगुणन कहलाएगी। तो द्विगुणन में किसी गुणसूत्र खंड का क्या हो जाना, उसकी पुनरावृत्ति का पाया जाना क्या कहलाएगा, द्विगुणन कहलाएगा। प्रश्न आ जाए कि किस सजीव प्राणी में गुणसूत्र खंड की पुनरावृत्ति का पाया जाना क्या कहलाता है, द्विगुणन कहलाता है। इसी प्रकार इसका तीसरा टाइप है जिसे हमने कहा स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या होगा, गुणसूत्र खंडों के मध्य आदान प्रदान का होना, गुणसूत्र खंडों के मध्य आदान प्रदान का होना क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण कहलाता है। अब स्थानांतरण में अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा ABCDEFGH, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं HIJKLM, थोड़ा इसको पास में ले लेते हैं, HIJKL और तो इस गुणसूत्र खंड में इस गुणसूत्र का आदान प्रदान हो गया, तो बनने वाला गुणसूत्र क्या होगा, ABCDLMN, और ये क्या बनेगा, IJKEFG। तो ये क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया। मतलब दो गुणसूत्र खंडों में आदान प्रदान की क्रिया का होना क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है। चलिए, ये स्थानांतरण हुआ। अगला देखिए, चौथा इसका टाइप कौन सा है, इसका चौथा टाइप है जिसे हम कहते हैं प्रतिलोमन, इन्वर्जन। प्रतिलोमन का मतलब होता है व्युत्क्रम हो जाना, लौट जाना।
इस क्रिया में क्या होता है, हम कह सकते हैं गुणसूत्र 180 डिग्री पर घूमकर टूटकर पुनः जुड़ जाता है। गुणसूत्र 180 डिग्री पर घूमकर टूटकर पुनः जुड़ जाता है, जिसे प्रतिलोमन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहां पर हमने कहा A B C D E F G। मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, तो ये यहां से टूट जाएगा, तो इसका 180 डिग्री पे घूमकर टूटकर पुनः जुड़ जाता है, तो बनेगा क्या A B, इसके बाद में यहाँ पे E D C और F G। तो इस प्रकार से यह जो पूरा का पूरा क्रोमोसोम है, यहाँ से B यहाँ से टूटकर यहाँ से इस प्रकार से E D C इस प्रकार व्यवस्थित हो जाएगा। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, प्रतिलोमन। तो यह हमने बात की संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के चारों प्रकारों के बारे में। और अब हम बात करेंगे जीन उत्परिवर्तन के बारे में। जीन उत्परिवर्तन क्या है?